दोस्तों स्टडी 91 के यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज आप सभी के समक्ष मैं लेकर हाजिर हूं भारत के वायसराय की अगली क्लास, जिसमें आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों भारत के 4 प्रमुख वायसराय के बारे में। देखिए इस टॉपिक को दोस्तों मैं काफ़ी दिनों से पढ़ा रहा हूं और बीच बीच में दोस्तों आपके अन्य टॉपिक भी आ गए। जैसे कुछ दिनों पहले हमने गवर्नर जनरल पढ़ा, उसके बाद 1857 की क्रांति करानी पड़ी, क्रांति के बाद फिर से गवर्नर जनरल का पद ही समाप्त हो गया और वायसराय का पद आ गया, तो वायसराय के बारे में पढ़ा गया। वायसराय के बारे में दोस्तों थोड़ी टॉपिक कंप्लीट किया गया, फिर पीछे जाके हमें सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन के बारे में पढ़ा। जब वो टॉपिक मैंने कंप्लीट कराया तो फिर किसानों के विद्रोह आ गए, मजदूरों के विद्रोह आ गए, इसके अलावा जनजाति विद्रोह आ गए, साथ ही साथ दोस्तों विद्रोह आंदोलन जितने भी भारत में उन सभी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। ठीक है, फिर श्रमिक आंदोलन की बात आ गई, उसकी भी चर्चा करते हुए दोस्तों उस टॉपिक को जब समाप्त कर लिया गया तो पुनः हम लोग आ चुके हैं इस वायसराय वाली टॉपिक पर। और आज हम जो पढ़ने चल रहे हैं ये हम पढ़ेंगे दोस्तों यहाँ लॉर्ड रिपन के बारे में, इसके साथ डफरिन के बारे में, लॉर्ड डफरिन जिसके समय में कांग्रेस की स्थापना हुई थी, लॉर्ड लैंसडाउन के बारे में, और अंतिम में आएगा लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के बारे में। ठीक है, तो चलिए देखते हैं और समझते हैं कि तैयारी आपकी किस लेवल पर हो पाई है। एक बात और याद रखेगा, ठीक है, एक सेकंड, हाँ एक बात और याद रखिएगा, सवाल किस तरह के परीक्षा में आते हैं। तो जैसे लिखा दोस्तों यहाँ पर वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, जी हाँ दोस्तों, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट किसने पारित किया था? तो आया था तो लिटन के काल में, लेकिन रद्द किसने किया? तो रद्द किया था रिपन ने। इस तरह के सवाल भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, और कब रद्द किया था? तो 1882 में। जिसे पता होगा वो तो बताएगा, जिसे नहीं पता होगा वो क्या करेगा। और कैसे कैसे सवाल बनते हैं, लिख रहा किस वायसराय ने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया था? ये किसने स्टार्ट किया भारत में? तो रिपन ने स्टार्ट किया। पहला कारखाना अधिनियम जिसे पहला फैक्ट्री एक्ट कहते हैं वो कब आया था? दूसरा फैक्ट्री एक्ट कब आया? इस तरह के सवाल आज हम पढ़ने वाले हैं और आज हमारा 113वां लेक्चर है। ठीक है, देखिए ये सीरीज काफी दिनों से चल रही है, 100 से ज्यादा आज तक लेक्चर दिए जा चुके हैं। इसी सीरीज में दोस्तों आपको एंशिएंट हिस्ट्री भी कवर कराया गया, मिडाइवल कवर कराया गया, और 92 नंबर से जो हम कवर कर रहे हैं वो हम मॉडर्न हिस्ट्री को कवर कर रहे हैं। आज हम दोस्तों 3361 से लेकर 3390 तक के सवालों पर चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, याद रखिएगा आप सभी के डिमांड पर दोस्तों फाउंडेशन बैच की शुरुआत की गई है, और ये फाउंडेशन बैच दोस्तों सबसे पहले जो हमने लॉन्च किया है वो मॉडर्न हिस्ट्री का फाउंडेशन बैच दोस्तों लॉन्च किया गया। ठीक है, मुझे लगता है मॉडर्न हिस्ट्री की इतनी शानदार क्लास आपको कहीं नहीं मिलेगी, पूरे भारत में आप कहीं तलाश लीजिए दोस्तों, इतनी शानदार क्लास कहीं नहीं मिलने वाली है। आप विश्वास कीजिए, अगर नितिन सर के ऊपर भरोसा है और आपको लग रहा है कि वाकई यहाँ पर क्वालिटी कंटेंट दिया जाता तो शानदार बैच है, आप लेकर के बहुत खुश होंगे। ठीक है, एक बार ज्वाइन करके देखिए, फिर आपको निराशा नहीं होगी, ये तो मैं आपको श्योरिटी देता हूं। ठीक है, ये हमारा हेल्पलाइन नंबर है, कॉल करके संपर्क कर सकते हैं। सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं और आज हम लोगों को जो पढ़ना है उस पर ध्यान देते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों 113वां लेक्चर है, 3361 से 3390 तक के सवाल हैं। रिपन के बारे में, डफरिन के बारे में, लैंसडाउन के बारे में और एल्गिन द्वितीय के बारे में हम लोग पढ़ने चल रहे हैं। सवाल क्या आता है परीक्षा में? पहला सवाल कह रहा किस वायसराय ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को समाप्त किया? क्या लिखा दोस्तों? समाप्त किया। तो समाप्त करने से पहले दोस्तों पहला सवाल क्या आता है दोस्तों? किसने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को लाया? ये भी तो इंपॉर्टेंट सवाल है, तो याद रखिएगा दोस्तों इसको लाने वाला कौन था? इसको लाया था लॉर्ड लिटन ने। कौन लाया था? लॉर्ड लिटन ने। और इसको समाप्त कौन कर रहा है? इसको समाप्त करने वाला है लॉर्ड रिपन, लॉर्ड रिपन। अच्छा, लॉर्ड लिटन का दोस्तों कार्यकाल कब से कब तक था? तो याद रखेंगे 1876 से 1880 तक दोस्तों इसका कार्यकाल था। वहीं दोस्तों रिपन का कार्यकाल कितना है? तो यह 1880 से लेकर 1884 ईस्वी तक के लिए दोस्तों भारत का वायसराय बनकर आया है, तो याद रखेगा। अच्छा, एक दो सवाल और याद रखेगा, कब दोस्तों आया और कब रद्द हुआ, ये दो सवाल आता है। तो आया कब दोस्तों? तो 1878 में आया था, और रद्द कब हुआ था दोस्तों? तो 1882 में ये रद्द हुआ था। ये दो इंपॉर्टेंट सवाल और आप साथ में रख लीजिए। ठीक है, और इसी वजह से दोस्तों याद रखेगा लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। लॉर्ड रिपन को क्या कहा जाता है भैया? याद रखेंगे प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। प्रेस का मुक्तिदाता दोस्तों कहा जाता है, मुक्तिदाता कहा जाता है। अच्छा, ऐसा क्यों कहा गया? क्योंकि दोस्तों ये जो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था ना, इसके माध्यम से भारतीय समाचार पत्रों पर कड़े प्रतिबंध लगा दिए गए थे। ठीक है, और जब इसको हटाया गया तो प्रतिबंध समाप्त हो गए, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। दूसरा सवाल पढ़िए, लिख रहा सिविल सेवा में प्रवेश की आयु किसने बढ़ा दी? तो बढ़ाने के साथ साथ पहला सवाल आता है कि किसने घटाया था? ठीक है, किसने घटाया दोस्तों? तो याद रखेगा जब ये लॉर्ड लिटन था
ना, तो इसको पता नहीं क्या समस्या थी कि लॉर्ड लिटन ने क्या कर दिया था, पहले 21 वर्ष की आयु थी दोस्तों, उसको घटा करके 19 वर्ष कर दिया था। ठीक है, किसने किया था दोस्तों, ये लिटन ने किया था। लेकिन जब यहां पर रिपन आता है दोस्तों, तो याद रखेंगे लॉर्ड रिपन जब आता है तो इसने पुनः क्या किया दोस्तों, 19 वर्ष की जो आयु थी उसे पुनः बढ़ाकर कितना कर दिया, 21 वर्ष कर दिया। जो पहले थी वही वाली दोस्तों हो गई। ये किसने किया था, तो रिपन ने किया था। यानी रिपन बढ़िया आदमी था, भारतीयों के बारे में सोच रहा था। अरे अभी आप ही की एज देने की, एग्जाम देने की दोस्तों उम्र घटा दी जाए तो सारी बातें धरी की धरी रह जाएंगी, फिर किस बात की तैयारी है कि नहीं। तो याद रखेंगे दोस्तों, यहां रिपन की बात आती है। अगला इंपॉर्टेंट सवाल दिख रहा है जो आपसे पूछा जाता है परीक्षा में कि किस वायसराय ने भारत में स्थानीय स्वशासन की शुरुआत किया। जी हां दोस्तों, स्थानीय स्वशासन किसने शुरू किया था, तो याद रखेंगे ये लॉर्ड रिपन की देन है। किसकी देन है दोस्तों, लॉर्ड रिपन की देन है जो भारत में स्थानीय स्वशासन क्या हुआ, स्टार्ट हुआ है। यह सवाल भी आपको याद रखना है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, परीक्षा में आता है। ठीक है, अगला सवाल करा, भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना, क्या लिखा दोस्तों, सर्वप्रथम नियमित जनगणना। दोस्तों अगर नियमित की जगह पे एक शब्द दे दे प्रायोगिक जनगणना, क्या दे दे दोस्तों, एक शब्द लिख दे कि भारत में प्रायोगिक जनगणना, ये दोस्तों प्रयोग के तौर पर स्टार्ट की गई थी। और ये किसके समय में हुआ था, तो याद रखेगा लॉर्ड मेयो के समय में हुआ था। लॉर्ड मेयो के समय में प्रायोगिक जनगणना हुई थी और 1872 ईस्वी में दोस्तों पहली बार किया गया था। अब जो दूसरा सवाल लिख रहा है नियमित जनगणना की बात कर रहा है, ये लिख रहा है दोस्तों कब और किसने शुरू किया, तो कब की बात करेगा, तो बताएगा दोस्तों 1881 ईस्वी में स्टार्ट हुआ है। और किसने की बात किया करेगा, तो याद रखेंगे 1881 में है कौन दोस्तों, तो लॉर्ड रिपन है। इसलिए रिपन के समय में दोस्तों यह स्टार्ट हुआ है। ठीक है, यह जनगणना स्टार्ट हुई, नियमित जनगणना। ठीक है, अगला सवाल लिख रहा है प्रथम कारखाना अधिनियम। याद रखेगा इस प्रथम कारखाना अधिनियम को क्या कहा जाता है, प्रथम फैक्ट्री एक्ट भी कहा जाता है। मान लो आज हम आपको कारखाना पढ़ा दिए, ठीक है, और कल परीक्षा में क्या आ गया, फैक्ट्री एक्ट पूछ दिया, परेशान हो जाओगे। ये फैक्ट्री एक्ट कब आया भैया, ये 1881 में आया। ठीक है, 1881 में आया। अच्छा सर मान लीजिए परीक्षा में ये पूछ दे कि द्वितीय फैक्ट्री एक्ट या द्वितीय कारखाना अधिनियम कब आया, तब आप क्या बताएंगे। ठीक है, द्वितीय कारखाना अधिनियम ये कब आया है सर, तो 10 साल बाद, ठीक 10 साल बाद दोस्तों ये द्वितीय कारखाना अधिनियम आया था 1891 ईस्वी में। कब आया है, 1891 ईस्वी में आया है। तो ये भी याद रखेंगे। ठीक है, तो 10-10 साल के अंतराल पर ये दो कारखाना अधिनियम आए हैं। ये दोनों सुपर डुपर हिट सवाल हैं, परीक्षा में आ सकते हैं। अगला सवाल पढ़िए, लिख रहा है लॉर्ड रिपन के शासन काल में शैक्षिक सुधारों के लिए, किसके लिए दोस्तों, शिक्षा संबंधी सुधारों के लिए किसकी अध्यक्षता में एक आयोग का गठन किया गया दोस्तों, विलियम हंटर की अध्यक्षता में दोस्तों हंटर आयोग बना था। विलियम हंटर की अध्यक्षता में कौन सा आयोग बना था, याद रखेंगे हंटर आयोग यहां पर आया है। हंटर आयोग का संबंध किससे है दोस्तों, शैक्षिक सुधारों से। और कब बना था हंटर आयोग, तो याद रखेंगे 1882 ईस्वी में। कब आया है, हंटर आयोग आया है 1882 ईस्वी में, विलियम हंटर की अध्यक्षता में दोस्तों आया था। ठीक है, इसी तरह से लिटन के समय में एक अकाल आयोग बना था, आपने पढ़ा होगा। उस अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था, रिचर्ड स्ट्रेची के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था, याद है ना पिछली क्लास में जो मैंने आपको बताया था, रिचर्ड स्ट्रेची। वो भी अच्छा सवाल है। आगे बढ़िए, लिख रहा है किसने लॉर्ड रिपन को भारत के उद्धारक की संज्ञा दिया। जी हां दोस्तों, लॉर्ड रिपन को। और लॉर्ड रिपन दोस्तों है कौन, तो याद रखिएगा ये, इसे आप प्रेस का मुक्तिदाता कहिए, प्रेस का मुक्तिदाता कहिए। ठीक है, जो इंपॉर्टेंट है, जहां से सवाल आते हैं परीक्षा में बार बार। या एक और सवाल दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का जनक। जी हां दोस्तों, स्थानीय स्वशासन का जनक किसे कहा जाता है, तो याद रखेंगे दोस्तों ये लॉर्ड रिपन को कहा जाता है। और साथ ही साथ दोस्तों इसको भारत का उद्धारक कहा किसने है, तो फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा है। किसने कहा दोस्तों, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने इसे क्या कहा दोस्तों, भारत का उद्धारक कहा है। यह भी याद रखेंगे। अरे इसका कार्यकाल क्या दोस्तों, याद रखेंगे 1880 से लेकर के 1884 तक दोस्तों यह क्या है, यह इसका कार्यकाल है। यह भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बात समझ में, आगे बढ़िए। लिख रहा है एल्बर्ट बिल विवाद ये कब हुआ था। ठीक है, एल्बर्ट बिल विवाद कब हुआ था दोस्तों, कब से ज्यादा जरूरी है कि एल्बर्ट बिल विवाद है क्या। ठीक है, तो याद रखेगा दोस्तों एल्बर्ट बिल विवाद था कि भारतीय
भारतीय न्यायाधीश जो है दोस्तों, भारतीय न्यायाधीश क्या कर सकते हैं दोस्तों, ये अंग्रेजों के मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं। अंग्रेजों के मुकदमे की सुनवाई कर सकते हैं। बस यही है, एक लाइन में अगर कोई समझाना चाहेगा तो यही बात आपको बताएगा। एल्बर्ट बिल विवाद क्या था, तो भारतीय न्यायाधीशों को यह चांस दिया गया, मौका दिया गया कि अब वह अंग्रेज अधिकारियों को या फिर किसी भी अंग्रेज अधिकारी की बात कर लें, किसी अंग्रेज की बात कर लें, तो उसके भी मुकदमे की सुनवाई वो कर सकते थे। यही था एल्बर्ट बिल विवाद। और ये हुआ कब था दोस्तों, ये हुआ था 1883 ईस्वी में। कब हुआ था, 1883 ईस्वी में हुआ था एल्बर्ट बिल विवाद, याद रखेंगे, ठीक है। लिख रहा तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध, बहुत अच्छा सवाल दोस्तों। तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध करा किस वायसराय के शासनकाल की यह महत्वपूर्ण घटना थी, तो यह जो है दोस्तों लॉर्ड डफरिंग के समय में लड़ी गई है, ठीक है, लॉर्ड डफरिंग के समय में, ठीक है। जब डफरिंग के समय की बात कर ही लिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कार्यकाल के बारे में, फिर दोस्तों हम बात करेंगे युद्ध के बारे में, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, 80 से 84 तक तो आपका रिपन था, तो 84 से लेकर के 88 तक दोस्तों कौन है, यहां पर लॉर्ड डफरिन है। इसी के समय में कांग्रेस की स्थापना भी हुई है, ठीक है। और ये आंग्ल वर्मा युद्ध दोस्तों कब लड़ा गया है, तो ये 85-86 के दौरान लड़ा गया, ठीक है। 1885 से 86 के दौरान दोस्तों ये आंग्ल वर्मा युद्ध लड़ा गया है। और वर्मा के कई हिस्से को ब्रिटिश भारत में दोस्तों शामिल कर लिया जाता है, यह भी याद रखेंगे, तो आगे सवाल आएगा, ठीक है। अगला सवाल दे रहा है कि तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध के पश्चात वर्मा के किस हिस्से को ब्रिटिश भारत में शामिल कर लिया जाता है, तो याद रखेगा जो ऊपरी वर्मा का हिस्सा रहता दोस्तों, ऊपरी वर्मा का हिस्सा उसे ब्रिटिश भारत में मिला लिया गया, याद रखेंगे, ठीक है। और ये तृतीय आंग्ल वर्मा युद्ध दोस्तों कब हुआ था, तो याद रखेंगे 1885-86 ईस्वी के दौरान ये तीसरा आंग्ल वर्मा युद्ध हुआ था, ठीक है। अगला सवाल जो परीक्षा में आता है, लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में H.O. ह्यूम, जहां दोस्तों एलन ऑक्टेवियन ह्यूम कहा जाता है दोस्तों, ये कांग्रेस के क्या थे दोस्तों, ये कांग्रेस के संस्थापक थे। क्या थे दोस्तों, ये कांग्रेस के संस्थापक थे। क्या थे दोस्तों, संस्थापक थे एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। करा इन्होंने किस संस्था की स्थापना की, तो याद रखेंगे कांग्रेस की स्थापना इन्होंने किया था, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, ठीक है, याद रखेंगे ये कांग्रेस की स्थापना हो जाती है। और कब होती दोस्तों, तो याद रखेगा दिसंबर 1885 में, ठीक है, दिसंबर 1885 में 31 दिसंबर को दोस्तों स्थापना हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। और इसके पहले अध्यक्ष दोस्तों कौन है, पहले अध्यक्ष कौन है, तो याद रखेगा व्योमेश चंद्र बनर्जी। कौन है दोस्तों, व्योमेश चंद्र बनर्जी, जी हाँ दोस्तों, WC बनर्जी जिन्हें हम कहते हैं, तो याद रखेंगे पहले अध्यक्ष चुने गए थे। किसके दोस्तों, तो कांग्रेस के पहले अध्यक्ष थे। और कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो A.O. ह्यूम थे। और डफरिन के कार्यकाल में ही दोस्तों एक कांग्रेस संस्था बनी थी, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा है, बंगाल, अवध और पंजाब में टेनेंसी एक्ट, जी हां दोस्तों, टेनेंसी एक्ट दोस्तों, इसको आप कौन सा कानून कहते हैं, टेनेंसी को दोस्तों किराएदारी अधिनियम कहते हैं। करा यह किस वायसराय के काल में दोस्तों पारित हुआ था, तो टेनेंसी एक्ट आया था दोस्तों वर्ष 1885 में। अगर आपको 1885 याद होगा तो फिर आराम से आपको डफरिन भी याद हो जाएगा, क्योंकि 85 में कौन है दोस्तों वायसराय, तो डफरिन वायसराय है, इसलिए डफरिन का नाम याद रखेंगे। बंगाल, अवध और पंजाब में 1885 में क्या आता है, टेनेंसी एक्ट भी आता है, ठीक है। किस अधिनियम के अंतर्गत जमींदारों पर अपनी इच्छानुसार किसानों की भूमि छीनने पर रोक लगा दिया गया। देखिए क्या करते थे यहां पर जमींदार दोस्तों, जमींदार किसानों की भूमि छीन लेते थे। कब, जब वो प्रॉपर ठीक ढंग से मालगुजारी नहीं देते थे या भू राजस्व नहीं भुगतान करते थे, तो जमींदारों के द्वारा किसानों का शोषण किया जाता था और किसानों से उनकी भूमि छीन ली जाती थी। तो दोस्तों उस पर रोक कैसे लग गया, क्योंकि दोस्तों अब क्या आ गया था, अब आ गया था टेनेंसी एक्ट। क्या आ गया था दोस्तों, टेनेंसी एक्ट आ गया था। और इसी टेनेंसी एक्ट के आने की वजह से याद रखेगा इस पर रोक लगा, ठीक है। और आपने तो पढ़ा दोस्तों कि बंगाल, अच्छा कहां दोस्तों ये टेनेंसी एक्ट आया था, जो अभी आपने पीछे पढ़ा कि 3 जगह पे दोस्तों टेनेंसी एक्ट आया। तो कौन कौन सा जगह है, एक बंगाल है, एक अवध है, एक पंजाब है। बंगाल है, अवध है और पंजाब है, ये 3 जगह पे दोस्तों टेनेंसी एक्ट आया था। इसको भी आप याद रखेंगे, ठीक है। इसी तरह से आप चीजों को समझते चलिए। देखिए जब आप जोड़ के चीजों को पढ़ते हैं तो ज्यादा बेहतर ढंग से चीजें आप समझ पाते हैं और याद कर पाते हैं, ठीक है। अगला सवाल लिख रहा है, लॉर्ड डफरिन ने किस विश्वविद्यालय की स्थापना की। कौन सा विश्वविद्यालय ये दोस्तों डफरिन ने स्थापना किया था, तो याद रखेंगे इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ठीक है,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इसकी स्थापना किसने किया है? तो लॉर्ड डफरिन ने किया है। और कब दोस्तों? तो याद रखेंगे 1887 ईस्वी में, ठीक है। और वैसे भी तो डफरिन का कार्यकाल कब से कब तक है? तो याद रखेंगे 84 से लेकर के 88 तक दोस्तों इसका कार्यकाल है, उसी बीच में ये उद्घाटन करता है, ठीक है। लिख रहा भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य डूरंड सीमा रेखा है। जी हाँ दोस्तों, याद रखेंगे भारत और अफगानिस्तान के बीच कौन सी रेखा है? डूरंड सीमा रेखा है दोस्तों। ये डूरंड रेखा जो है इसका निर्धारण दोस्तों ये किसके समय में हुआ? खाली समय पूछ रहा दोस्तों, याद रखेंगे ये लॉर्ड लैंसडाउन के समय में हुआ है। किसके समय में दोस्तों? लॉर्ड लैंसडाउन, लैंसडाउन। जी हां दोस्तों, लॉर्ड लैंसडाउन याद रखेंगे। ये कौन है दोस्तों? ये गवर्नर है, वायसराय है। क्या है दोस्तों? ये वायसराय है, याद रखेंगे। और 1893 ईस्वी में, कब दोस्तों? 1893 ईस्वी में ये लाइन जो है खींची गई है भारत और अफगानिस्तान के बीच में। उस समय पाकिस्तान नहीं था, इसलिए पाकिस्तान की कोई बात ही नहीं करेंगे, पाकिस्तान बाद में बनेगा। तो पाकिस्तान और भारत के बीच में रेड क्लिफ रेखा है। कौन सी है? रेड क्लिफ रेखा। इसी तरह से भारत और चीन के बीच में मैकमोहन रेखा खींची गई है। तो सबसे पुरानी जो रेखा है दोस्तों ये 1893 में खींची गई थी, लॉर्ड लैंसडाउन के समय में खींची गई थी, याद रखेंगे 1893 ईस्वी में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। याद रखेगा स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से दोस्तों कई सारी किताबें लॉन्च की गई। आपको लग रहा होगा कि स्टडी 91 इतना शानदार कंटेंट देता है, तो आप कल्पना करो जो इंसान YouTube पे इतना अच्छा कंटेंट दे सकता है वो बेशक अपनी किताबों में, अपने पेड कोर्सेज में किस तरह का कंटेंट देता होगा। आप खाली कल्पना करो उस चीज की। और अगर आप देखिए, आप छोटे से बच्चे तो हैं नहीं कि कोई आपको बहका दे, भला ले, फुसला ले, ठीक है। समझदार हैं, समझदारों के लिए इशारा काफी होता है। विश्वास है, भरोसा है, जिसके तहत आप हमारे साथ आते हैं, पढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि पढ़ने के दौरान, जैसे आज ही की क्लास पढ़ी तो आपको लगेगा कि इन 30 सवालों में बहुत सारे ऐसे सवाल हैं जो हम जिन पर ध्यान नहीं देते। तो हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ऐसे सवालों को ढूंढते हैं, लाते हैं आपके सामने कि कहीं कुछ छूटे ना। हर जगह केवल पेड का प्रमोशन नहीं, आप ये नहीं कर सकते कि YouTube पर भी खराब क्लासेस दी जाती हैं, कतई नहीं कर सकते। आप तो YouTube के क्लासेस को ही आप उसे अपना मान लेते हो, अपना दिल दे देते हो कि बस जो है सो यही है, ठीक है। आप तो पेड की तरफ आते ही नहीं हो। लेकिन अगर आप आते तो देखते कि क्या अंतर है YouTube से और यहां पर क्या अंतर। मैं कह रहा हूं मॉडर्न हिस्ट्री का बैच ज्वाइन करिए, फिर आप देखिएगा, ठीक है। ये हमारा हेल्पलाइन है नंबर दोस्तों, इस पर कॉल करके संपर्क कर सकते। किसी तरह की दुविधा हो व्हाट्सअप कर दीजिए। फोन नहीं उठ रहा है, परेशान मत होइए, व्हाट्सअप कर दीजिए अपना इशू लिख करके कि सर या मैडम मुझे किताब चाहिए और कोर्स चाहिए, मैं ये ज्वाइन करना चाहता हूं। हमारी टीम आपको खुद ही कॉल बैक कर लेगी, परेशान मत होइए, ठीक है। आप केवल मैसेज छोड़िए, बाकी जिम्मेदारी हमारी है, ठीक है। आगे बढ़िए। लिख रहा लॉर्ड लैंसडाउन ने, जी हां दोस्तों, लॉर्ड लैंसडाउन ने किस अफगान शासक से डूरंड समझौता किया था? जब ये डूरंड रेखा खींचा गया दोस्तों तो उसके लिए समझौता करना पड़ा। उस समय दोस्तों अफगान शासक कौन था? अब्दुर रहमान था। कौन था दोस्तों? अब्दुर रहमान, याद रखेंगे अब्दुर रहमान क्या था दोस्तों? ये अफगान शासक था जिससे समझौता हुआ। और ये समझौता कब हुआ दोस्तों? 1893 ईस्वी में, तभी तो लाइन खींची गई। तो याद रखेंगे दोस्तों ये। और समझौता, अगर मान लीजिए सवाल पूछ दे समझौता कहां हुआ, वो लोकेशन कौन सी है, तब क्या बताएंगे दोस्तों? ये समझौता हुआ था काबुल में। कहां पर हुआ था दोस्तों? काबुल। काबुल दोस्तों वैसे वर्तमान में राजधानी भी है अफगानिस्तान की, तो याद रखेगा ये भी सवाल। अगला लिख रहा है कि डूरंड रेखा का निर्धारण। देखिए डूरंड रेखा की जब हमने बात किया तो उस समय वायसराय कौन था? वायसराय। तो दोस्तों वायसराय की जैसे ही बात आई तो हमने बताया आपको कि वायसराय था लॉर्ड लैंसडाउन। कौन है दोस्तों? लॉर्ड लैंसडाउन, याद रखेगा। ये क्या है दोस्तों? वायसराय है। और उस समय दोस्तों अफगान कौन था? तो अफगान आपका जो है अब्दुर रहमान था। लेकिन उस समय अंग्रेज अधिकारी कौन था? तो उसका नाम था दोस्तों डूरंड। उस अंग्रेज अधिकारी का नाम ही था डूरंड, और उसी के नाम पर ये डूरंड रेखा भी पड़ा है, सर मार्टिमर डूरंड। क्या नाम है दोस्तों? सर मार्टिमर डूरंड दोस्तों नाम है। तो उसी के नाम पर दोस्तों ये रेखा का नाम भी क्या पड़ा? डूरंड रेखा पड़ा, याद रखेंगे। और कब दोस्तों इस रेखा को खींचा गया? तो याद रखेंगे दोस्तों 1893 ईस्वी में, ठीक है। अगला सवाल दोस्तों लिख रहा दूसरा कारखाना अधिनियम, ठीक है। तो बताएं दोस्तों कि पहला कारखाना अधिनियम कब आया था? पहला कारखाना अधिनियम ये कब आया था? तो बताया आपको 1881 में आया था। और उसी समय दोस्तों मैंने चर्चा ये भी कर दिया था कि 1891 ईस्वी में ये दूसरा कारखाना अधिनियम आया दोस्तों, तो इसको भी याद करने के लिए आपको बता दिया था, ठीक है। एक सवाल और दोस्तों, ये जो वायसराय है लॉर्ड लैंसडाउन, इसका कार्यकाल क्या है? ठीक है, ये कार्यकाल क्या है दोस्तों? तो ये 1888 से लेकर के दोस्तों 1894 ईस्वी तक, जब ये रेखा खिंचा जाएगा दोस्तों उसके एक साल बाद तक दोस्तों ये भारत में रहता है। तो 1888 से लेकर
लेकर के 94 तक लगभग 6 साल का समय हो गया है। तो ये भारत का क्या है दोस्तों, वायसराय बनकर टिका है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं दोस्तों। लिख रहा दूसरे कारखाना अधिनियम के तहत, जी हां दोस्तों, तहत महिलाओं को कितने घंटे से अधिक काम करने पर दोस्तों प्रतिबंध लगा दिया गया? तो याद रखिएगा यहां पर 11 घंटे, 12 घंटे मत बोलिएगा। अच्छा, परीक्षा में अगर आएगा 10 घंटा, 11 घंटा, 12 घंटा, 8 घंटा, तो या तो बच्चे 8 घंटा बोलेंगे या तो बच्चे 12 घंटा बोलेंगे। किसी भी बच्चे के दिमाग में बात आएगा कि 11 घंटे की बात हुई, यहां पर नहीं आएगा दिमाग में। आपने पढ़ा है इसलिए आपको मेरी बात याद आएगी। ठीक है, एक चीज और याद रखिएगा दोस्तों, ये जो दूसरा कारखाना अधिनियम आया, इसमें महिला सुरक्षा की भी बात की गई। किसकी बात की गई? महिला सुरक्षा की पहली बार बात की गई है। ये सवाल भी मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूं। ठीक है, आगे पढ़िए दोस्तों। लिख रहा है एज ऑफ कंसेंट बिल। एज ऑफ कंसेंट बिल आपसे सिंपली पूछ रहा दोस्तों, एज ऑफ कंसेंट बिल एक कब पारित हुआ था? पिछली क्लास में दोस्तों हमने आपको पढ़ाया था यूनिवर्सल मैरिज एक्ट के बारे में। किसके बारे में बताया था? यूनिवर्सल मैरिज एक्ट के बारे में बताया था। और आपको यह बताया था दोस्तों कि यूनिवर्सल मैरिज एक्ट ये कब पारित हुआ था? तो याद रखेंगे दोस्तों, ये लॉर्ड नॉर्थब्रुक के समय में आया था 1872 ईस्वी में। किसके समय में आया था? याद रखेंगे लॉर्ड नॉर्थ ब्रुक के समय में आया था। ठीक है, अभी जो आपसे सवाल पूछ रहा है कि एज ऑफ कंसेंट बिल ये दोस्तों कब पारित हुआ है? तो याद रखेंगे 1891 में पारित हुआ। कब हुआ है? 1891 में पारित हुआ है। किसके समय में पारित हुआ भैया? तो याद रखेंगे अब कौन है, तो 91 क्या 94 तक तो दोस्तों कौन है आपका 94 तक जो हम बात करेंगे। अच्छा देखिए, यहां पर नाम भी यहां पर लिखना भूल गया है। ठीक है, यहां पर ठीक है, लेकिन आप ध्यान देंगे दोस्तों, सॉरी 94 तक लैंसडाउन ही तो है। ठीक है, लिखा तो है यहां पे। ठीक है, हमको लगा नहीं लिखा है क्या, तो लॉर्ड लैंसडाउन है दोस्तों, याद रखिएगा। अच्छा, जो एज ऑफ कंसेंट बिल कहा आया, इसमें आया क्या? ठीक है, तो इसमें आया दोस्तों कि जो यौन संबंध बनाने का, जो यौन संबंध बनाया जाता है उसमें दोस्तों लड़कियों की जो उम्र थी उसको 10 वर्ष से बढ़ा करके कितना कर दिया गया? तो 12 वर्ष कर दिया गया। कितना कर दिया गया? 12 वर्ष। ठीक है, याद रखेंगे यौन संबंध की उम्र ये बढ़ाकर इतना कर दिया गया था। ठीक है, तो ये उसी से संबंधित है, याद रखेंगे। एक सवाल आता है परीक्षा में, हर्सेल समिति। क्या आता है दोस्तों? हर्सेल समिति। और पूछता है हर्सेल समिति की स्थापना कब और किसके शासनकाल में हुआ है? तो याद रखेगा दोस्तों, शासनकाल तो ये लॉर्ड लैंसडाउन का ही है, लेकिन दोस्तों क्या है ये समझिए। ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन, ठीक है, लॉर्ड लैंसडाउन के शासनकाल में ही हुआ है। लेकिन कब हुआ है दोस्तों? तो याद रखेंगे 1893 ईस्वी में। ठीक है, 1893 ईस्वी में दोस्तों ये हर्सेल समिति बनाई गई थी। आपके मन में भी आ रहा होगा दोस्तों कि सर हमने कभी हर्सेल समिति के बारे में सुना नहीं सुना तो ऐसा थोड़े कि सवाल नहीं है, नहीं सुना तो अगला सवाल सुनिए कि हर्सेल समिति का जो संबंध है वो किससे है, इस तरह का सवाल आता है। या फिर हर्सेल समिति का उद्देश्य क्या था। और इसी तरह से दोस्तों कई सारी समितियां उस दौरान बनी थी। तो जो हर्सेल समिति वहां पे था दोस्तों, उसका उद्देश्य था जो टकसाल जानते हैं ना, टकसाल जहां पे सिक्के ढाले जाते हैं, वो टकसालों से संबंधित था। ठीक है, तो याद रखेगा हर्सेल समिति का उद्देश्य क्या था दोस्तों? ये टकसाल संबंधी ठीक है, टकसाल संबंधी दोस्तों इसका उद्देश्य था। टकसाल संबंधी क्या सुझाव वगैरह देने से। ठीक है, टकसाल संबंधी सुझाव से इसका संबंध था। याद रखेंगे हम हर्सेल समिति की बात करें। ठीक है, आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और कब आया था हर्सेल समिति? तो याद रखेंगे 1893 ईस्वी में आया था ये हर्सेल समिति। लिख रहा किसके शासनकाल में भारत में देशव्यापी अकाल पड़ा? दोस्तों इसके पहले भी अकाल पड़ा था, लीटन के समय में अकाल पड़ा था। और तब दोस्तों स्ट्रेची आयोग बनाया गया था। क्या बनाया गया था? स्ट्रेची आयोग बना गया था। ठीक है, अकाल आयोग का अध्यक्ष दोस्तों रिचर्ड स्ट्रेची को चुना गया था। लेकिन यहां पर दोबारा अकाल आ रहा है और यह अकाल दोस्तों लॉर्ड एल्गिन के समय में पड़ा है और यह पूरे भारत में पड़ा था। ठीक है, तो याद रखेंगे लॉर्ड एल्गिन द्वितीय के समय में दोस्तों यह देशव्यापी अकाल पड़ा है, याद रखेंगे। अच्छा, इसका कार्यकाल क्या है दोस्तों? इसका कार्यकाल क्या है? तो देखिए 1894 में ये जाने वाला है, लैंसडाउन जाने वाला है, तो वहां से लेकर के 1899 ईस्वी तक। ठीक है, ये आएगा। कौन आएगा दोस्तों? एल्गिन द्वितीय आता है, क्योंकि इसके जाने के बाद कर्जन की एंट्री होगी। अब ये जब जाएगा तो दोस्तों किसकी एंट्री होगी? कर्जन की एंट्री होगी। चलिए खैर आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल देखिए, लिख रहा है लॉर्ड एल्गिन के समय में गठित अकाल आयोग का अध्यक्ष कौन था? ठीक है, इसके पहले जो बना था आयोग उसमें तो रिचर्ड स्ट्रेची था। यहां पे कौन है दोस्तों? तो याद रखेगा इसका नाम है जेम्स लियोल। क्या नाम है दोस्तों? जेम्स लियोल नाम है दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, जो लीटन के समय में बना था उसका नाम क्या था दोस्तों? उसका नाम था रिचर्ड स्ट्रेची। ठीक है, रिचर्ड स्ट्रेची उसका नाम था। ठीक है,
रिचर्ड स्ट्रेची नाम था, लेकिन जो इसके समय में बना है, एल्गिन द्वितीय के समय में बना है, वो जेम्स लियोल है, याद रखेंगे। और कब दोस्तों, तो 1897 ईस्वी में, ठीक है, 1897 ईस्वी में, ये भी याद रखेंगे, एल्गिन द्वितीय के समय में ये अकाल आयोग का गठन हुआ है, ठीक है। तो ये सवाल भी आपको याद रखना है। चलिए और आगे आ जाइए। अगला सवाल लिख रहा है हेनरी फाउलर समिति। जी हाँ दोस्तों, ये हेनरी फाउलर समिति दोस्तों, इसका गठन, आपसे सवाल खाली इतना ही पूछता है कि इसका गठन कब और किसके शासनकाल में हो। तो किसका शासनकाल दोस्तों, तो अब तो हम चर्चा कर ही रहे हैं दोस्तों, तो बहुत आराम से आप बता सकते हैं कि एल्गिन द्वितीय के शासनकाल में इसका गठन हुआ है। लेकिन कब हुआ है, तो यहां पर आप थोड़ा सा डाउट में आ सकते हैं। याद रखेंगे 1898 ईस्वी में हुआ है, ठीक है। अगला सवाल आपके मन में आ भी रहा होगा कि सर ये हेनरी फाउलर समिति जो है, इसका उद्देश्य क्या है, किस कारण से दोस्तों इस समिति को बनाया गया था। तो इस समिति का संबंध भी किससे था दोस्तों, टकसाल संबंधी सुझाव ही था, ठीक है, टकसाल संबंधी सुझाव, ठीक है। तो इसको भी याद रखेंगे दोस्तों, ये भी अच्छा सवाल है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं इसको। अच्छा, अगला सवाल देखिए, पंजाब विश्वविद्यालय की नींव दोस्तों किसने रखा था। पंजाब विश्वविद्यालय की नींव किसने रखा था। इसके पहले दोस्तों हमने पढ़ा था इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में। किसके बारे में पढ़ा था, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के बारे में पढ़ा था। और इसकी स्थापना दोस्तों किसने किया है, तो डफरिन ने किया है। किसने किया है, डफरिन ने किया। इसके भी पहले दोस्तों हम लोगों ने मेयो के बारे में पढ़ा था, तब दोस्तों अलग था, ठीक है। यहाँ मेयो के बारे में, रिपन के बारे में पढ़ा था, तो अलीगढ़ के बारे में पढ़ा था। पंजाब विश्वविद्यालय की नींव किसने रखा दोस्तों, तो याद रखेंगे एल्गिन द्वितीय ने ही रखा है। किसने रखा है, एल्गिन द्वितीय ने रखा है। तो ये सवाल भी आप याद रखेंगे। अगला सवाल लिख रहा है दोस्तों कि लॉर्ड रिपन को किस नाम से जाना जाता है। बहुत अच्छा सवाल। देखिए, 3 वायसराय, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड डफरिन और लॉर्ड लैंसडाउन। जी हां दोस्तों, इन तीनों को आपको बताना है अलग अलग कि किस नाम से जाना जाता है। अब आप कहेंगे सर हमने तो आज तक एक ही नाम पढ़ा था कि लॉर्ड रिपन को लॉर्ड रिपन के नाम से जानते हैं। सर वो तो नहीं पूछ रहे हैं कि इसको प्रेस का मुक्तिदाता कहते हैं, नहीं। सर वो तो नहीं पूछ रहे हैं कि इसको स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता, नहीं। सर ये तो नहीं पूछ रहे हैं कि इसको भारत का उद्धारक कहा जाता, नहीं। वो सब नहीं पूछ रहा हूं। इसका ओरिजिनल नाम मैं जानना चाह रहा हूं दोस्तों। इसका ओरिजिनल नाम है जॉर्ज रॉबिन्सन। क्या नाम है दोस्तों, जॉर्ज रॉबिन्सन नाम है। बड़ा शानदार नाम है सर, कौन रखा था इसका नाम, घर वाले रखे होंगे और कौन, ठीक है। तो जॉर्ज रॉबिन्सन, रॉ ऐसे करिएगा। उसी तरह से दोस्तों जो डफरिन था, जी हाँ दोस्तों डफरिन, ये डफरिन का दोस्तों नाम क्या था, बहुत सोच समझ के बताएगा दोस्तों। अगर पता हो तो ठीक, नहीं पता हो तो कोई बात नहीं, याद रखेंगे। इसका नाम था फ्रेडरिक हैमिल्टन। क्या नाम था दोस्तों, फ्रेडरिक हैमिल्टन, फ्रेडरिक हैमिल्टन। जी हां दोस्तों, किसका नाम था, ये डफरिन का नाम था। उसी तरह से लैंसडाउन का नाम क्या था दोस्तों, इसका नाम था हेनरी पेटी। क्या नाम था दोस्तों, हेनरी पेटी नाम था, ठीक है। इस तरह से नाम रहे हैं दोस्तों सबका अलग अलग, ठीक है। और कई सारे वायसराय थे जिनका एक से ज्यादा नाम रहे हैं, तो ऐसे में भी सवाल हो सकता है परीक्षा में आ ही जाए, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन फिर से ही समाप्त होता है। एक बात तो है यार कि स्टडी 91 पे ना सेशन शुरू कब होता है और सेशन समाप्त कब होता है, सच में इसका पता नहीं चलता, ठीक है। देखिए जब क्लास अच्छी चलती है ना तो उसका एक अलग मजा होता है, ठीक है। और जो बच्चे बीच में ज्वाइन किए हैं, जिनको बीच बीच में दोस्तों वीडियो देखने की आदत है, तो मैं आपसे बताना चाहूंगा कि आप शुरुआत से देखिए, नोट्स बनाइए, मेहनत करिए, मेहनत से भागिए मत। देखिए मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं होता है। आप अगर आज मेहनत नहीं करोगे ना तो 6 महीने बाद फिर इसी चैनल पे आओगे, फिर यही सारे वीडियोस देखोगे और फिर मेरी यही बात सुनोगे। अपना समय मत गंवाओ, किसी को देखो मत। आपको हमेशा लगता है कि यार 2 महीने में तो एग्जाम होने वाला, तो आपको लगता है 2 महीने में आप कलेक्टर बन जाओगे, 2 महीना में आप कितना पढ़ लोगे। नहीं, आप ना टारगेट रखो कि अगले 6 महीना में हमें कैसे पढ़ना है। अगले 6-8 महीने का एक प्रोग्राम बनाओ और वो इतना मजबूत प्रोग्राम होना चाहिए कि उस 8 महीने बाद आपका सिलेक्शन हो ही जाना चाहिए। जब तक ऐसी रणनीति नहीं बनेगी तब तक कुछ होने वाला नहीं है। ये छोटी छोटी 1.5-1.5 2-2 महीने की जो है समय बनाएंगे आप, तो इससे कुछ होने वाला नहीं है, ठीक है। और वैसे भी समय इतना तेज चल रहा है कि मुझे लगता है कि लोगों को बस 10-15 सेकंड में शॉर्ट्स की आदत पड़ गई है ना, तो 10-15 सेकंड में उन्हें सोल्यूशन चाहिए होता है। 10-15 सेकंड में ना शॉर्ट्स ही मिल सकता है, वो मज़ा मिल सकता है खाली आपको, ठीक है। 10-15 सेकंड में विषय पर पकड़ नहीं बन पाएगी। विषय पर पकड़ बनाने के लिए गंभीर स्थिति में आकर आपको पढ़ना पड़ेगा, गंभीर स्वभाव, ठीक है। गंभीर मतलब नहीं कि टेंशन में आकर बना दिए, ठीक है, वो गंभीर नहीं। गंभीर मतलब विषय को समझना पड़ेगा, समय देना पड़ेगा, स्ट्रेटजी बनाना पड़ेगा। और फिर हम तो विद्यार्थी हैं भाई, कुर्सी लगाओ बैठ जाओ मेरी तरह से 10-10 घंटे, 16-16 घंटे, 10-10 घंटे पढ़ाने का काम है मेरा, ठीक है। 18-18 घंटे काम करता हूँ, ठीक है। तब मज़ा आता है और तब आपको लगता है कि वाह सर गजब, बहुत मज़ा आ गया नितिन सर। वो सर नितिन सर को बहुत मज़ा सुनने में ना हालत ख़राब हो जाती है।
हालत ख़राब हो जाती है। सच बता रहे हैं, ये फेफड़ा वगैरह सब दर्द कर रहा है, इतनी क्लास हो जाती है। लेकिन क्या करेंगे, अब आपके हित की बात है, सोचना है तो करना पड़ेगा। स्टडी 91 के प्लेटफॉर्म से कई सारी विषय के ये ई बुक भी लॉन्च किए गए हैं, इन्हें आप परचेज कर सकते हैं, प्रिंट आउट करा सकते हैं, उसको बैठ के पढ़ सकते हैं। किताबें ऑर्डर करेंगे 4-5 दिन में घर पहुँच जाएगी। पूरे भारत में किसी भी कोने में आप हैं, किताब ऑर्डर कर लीजिए, ट्रैकिंग ID मिलती है, आप ट्रैक करिए आराम से, कोई दिक्कत की बात नहीं है, परेशान मत हुई। लेकिन ऑफिशियल नंबर पे फोन कॉल करिएगा, जो हमारा ऑफिशियल नंबर है डिस्क्रिप्शन में लिखा है, उसी नंबर से दोस्तों बात करिएगा, किसी अन्य नंबर पर कांटेक्ट मत करिएगा, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है। एक निवेदन आपसे, लगे कि कुछ नया मिला हो, नितिन सर मेहनत किए हैं, ये दर्द वर्द हो रहा है तो 2-4 कमेंट कर देना, ठीक है। वरना क्या है, हमको तो रिकॉर्ड करना ही है, हमने तो ठान ही लिया है पूरा पढ़ाने का, तो पढ़ाएंगे, चाहे आप देखो चाहे मत देखो। मेरा काम है समझाना बुझाना, जो इच्छा है कर रहा हूँ, ठीक है। तो चलिए आज का सेशन ही समाप्त होता है, मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।